किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि इंसान एक दुकान है और जवान उसकी ताला है, और ताला जब खुलती है तभी पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, आज का वीडियो है जनरल अवेयरनेस का है, जिसका पार्ट नंबर 15 है। दोस्तों, यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, ग्रुप डी, बैंकिंग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है? यानी राजनीति विज्ञान का जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों प्लेटो, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है मैकियावेली और ऑप्शन डी है रूसो। तो बताइए दोस्तों, राजनीति विज्ञान का जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है। यानी राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु है। देखिए दोस्तों, एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जीव विज्ञान का जनक, यानी जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो उसका भी कौन है दोस्तों? उसका भी जो है जनक अरस्तु ही है। यानी जीव विज्ञान का भी जनक कौन है? अरस्तु है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? यानी जो पेशवा बाजीराव थे, जो द्वितीय थे, यानी पेशवा बाजीराव नहीं, केवल पेशवा बाजीराव द्वितीय, कौन सा संधि था जो उनका स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों पुरंदर की संधि, ऑप्शन बी है वागदाव की कन्वेंशन, ऑप्शन सी है बसीन की संधि और ऑप्शन डी है सालबाई की संधि। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो बसीन की संधि हुई थी उसी समय से जो पेशवा बाजीराव जो द्वितीय थे उनका स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। यानी इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोयाब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? यानी तुंगभद्रा दोयाब के लिए कौन कौन सी जो शक्ति है जिन्होंने लड़ाई को नहीं लड़ी है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। यानी हमारा ऑप्शन ये है पल्लव और चालुक्य, ऑप्शन बी है चोल और कल्याण के परवर्ती चालुक्य, ऑप्शन सी है गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान, और ऑप्शन डी है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो दोस्तों देखिए, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो गोलकुंडा और अहमदनगर के जो सुल्तान थे उन्होंने तुंगभद्रा दोयाब के लिए कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी। यानी हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए दोस्तों, क्या कहा है यहाँ पे क्वेश्चन है कि बर्फ का, यानी जो बर्फ जमा हुआ बर्फ उस घन के आकार का है। यानी दो बर्फ है, यदि उसको एक दूसरे के ऊपर रख कर दबा दिया जाए तो एक घन का आकार ले लेते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारा ऑप्शन ए है वेंडरवाल बल, ऑप्शन बी है द्विध्रुव आघूर्ण, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन आबंध रचना और ऑप्शन डी है सहसंयोजक आकर्षण। तो दोस्तों देखिए, यह सब क्रिया जो होता है वह हाइड्रोजन आबंध रचना के कारण होता है। यानी वो जब दो भी रहते हैं और यदि एक दूसरे के ऊपर उन्हें दबा दिया जाए तो वे एक बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, साबुन की तुलना में डिटर्जेंट का लाभ क्या है? यानी बताइए लाभ क्या है? साबुन और सर्फ जिसको हम लोग जनरल भाषा में कहते हैं, उसका क्या लाभ है? यानी साबुन की तुलना में डिटर्जेंट का क्या लाभ है? हमारा ऑप्शन ए है डिटर्जेंट जल में विलय हो सकता है, ऑप्शन बी है डिटर्जेंट अधिक झाग नहीं देते, ऑप्शन सी है डिटर्जेंट कठोर जल में भी झाग देते हैं, और ऑप्शन डी है साबुन केवल मृदु जल में झाग देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा फायदा हमारा ये होता है
कि जो कठोर जल में भी वो डिटर्जेंट होते हैं वो झाग देते हैं। देखिए दोस्तों, जल भी दो प्रकार का होता है, एक मृदु जल और एक कठोर जल। दोस्तों इसके लिए हम विशेष प्रकार का एक वीडियो बना ही देंगे जल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी जो डिटर्जेंट होता है वह कठोर जल में भी झाग दे देता है, जबकि साबुन इसकी अपेक्षा कम देता है अथवा नहीं भी देता है कभी कभी। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिसने 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली को लागू किया था? यानी सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली को लागू करने वाला कौन सा राज्य था? तो बताइए दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार अधिक एग्जामों में पूछा जा चुका है कि सबसे पहले कौन सा पंचायती राज्य प्रणाली को शुरू करने वाला कौन कौन सा राज्य था। यहाँ पे 2 राज्य है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे देखिए डेट दे दिया है, इसी कारण 2 अक्टूबर 1959 को कौन सा जो है राज्य है वह त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली को लागू किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान। दोस्तों यह है बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर राजस्थान की विधानसभा में 2 दिसंबर 1959 को, यानी 2 दिसंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया था। यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 अक्टूबर यहाँ पे हो गया है दोस्तों, यहाँ पे 2 दिसंबर आप कर लीजिएगा, यानी 2 दिसंबर यहाँ पे दोस्तों इसी प्रावधान के आधार पर फिर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा है, यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन बन जाए है दोस्तों, वह कौन सा राज्य है जिसने 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली को लागू किया था? तो इसका तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि राजस्थान। ठीक ना दोस्तों, यहाँ पे तो राजस्थान हो जाएगा। और यह कब लागू किया गया था दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 1959, सही है दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को ही लागू किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? तो राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज्य का सबसे पहले उद्घाटन किया गया था। जिला भी याद रखिएगा दोस्तों, नागौर। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? यानी लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष कौन बने थे? हमारा ऑप्शन ए है एम अनंत सैनम अयंकर, ऑप्शन बी है जीवी मलवांकर, ऑप्शन सी है हुकुम सिंह और ऑप्शन डी है एस राधाकृष्णन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जीवी मलवांकर। यानी इसका जीवी यानी पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों गणेश वासुदेव मलवांकर। दोस्तों यह कब बने थे? तो दोस्तों इनका कार्यकाल जो था 15 मई 1952, 15/5/1952 से कब तक था दोस्तों? 15/5/1952 से लेके 27 फरवरी 1956, यानी 27/2/1956 तक इनका कार्यकाल था। यानी सबसे पहला जो लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? तो वह है गणेश वासुदेव मालवांकर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा या राज्यसभा का कार्यवाही आरंभ करने के लिए उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी चाहे वह लोकसभा में हो या फिर राज्यसभा में हो, किसी भी कार्य को शुरुआती करने के लिए उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है कुल सदस्यों की 1/3, ऑप्शन बी है कुल सदस्यों की 1/4, ऑप्शन सी है कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा और ऑप्शन डी है 100 सदस्य। तो देखिए दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जितना भी सदस्य रहेंगे यदि उसे हम 10 से भाग दे दें यानी 1/10 भाग बोल सकते हैं। इसे यदि हम करेंगे तो उसका यानी कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा यदि उपस्थित रहेंगे तो उस लोकसभा या राज्यसभा का कार्यवाही का आरंभ किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के प्रतीक चिन्ह कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम भी कंफ्यूजन में कौन सा था या है, चूंकि गुप्त वंश के प्रतीक चिन्ह कौन सा है दोस्तों? देखिए
यहाँ वहाँ पे आप क्वेश्चन के हिसाब से आप सोल्व कीजिएगा, यदि एग्जाम में आ जाएगा तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बस है या था इसी में थोड़ा सा हमें था ही होना चाहिए जहाँ तक इसमें है। हमारा ऑप्शन ए है लक्ष्मी, ऑप्शन बी है बराह, ऑप्शन सी है गरुड़ और ऑप्शन डी है सांड। तो देखिए दोस्तों, जो गुप्त वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वह है गरुड़। क्या चीज था दोस्तों? गरुड़। गुप्त वंश का जो था गरुड़ था। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का कौन सा शासक भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, यानी इसे आप VVI बोल सकते हैं, VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यानी गुप्त वंश का कौन सा वह शासक था जो भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन इसका ये है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों देखिए, भारत के नेपोलियन के नाम से जाने वाले गुप्त वंश के शासक कौन था? वह था समुद्रगुप्त जो था, उसे भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? हमारा ऑप्शन ए है द बंगाल गजट, ऑप्शन बी है संवाद कौमुदी, ऑप्शन सी है बॉम्बे टाइम्स और ऑप्शन डी है द हिंदू। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, भारत के सबसे पहला जो समाचार पत्र था, सबसे पुराना समाचार पत्र के नाम से भी बोल सकते हैं, वह था हमारा द बंगाल गजट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में वंदे मातरम उपलब्ध है? यानी कि यहाँ पे कुछ पुस्तक दिया हुआ है, उसमें से कौन सा पुस्तक है जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ है, उपलब्ध है? हमारा ऑप्शन ए है गीतांजलि, ऑप्शन बी है नील दर्पण, ऑप्शन सी है परिणीता और ऑप्शन डी है आनंद मठ। तो दोस्तों देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी आनंद मठ जो है उसमें वंदे मातरम उपलब्ध है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे क्वेश्चन है हमारा, लौंग की खेती कहाँ की जाती है? यानी सबसे अधिक लौंग की खेती, लौंग जो मसाले में प्रयोग की जाती है, उसकी खेती कहाँ की जाती है? हमारा ऑप्शन ए है जम्मू, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो बताइए दोस्तों, सबसे अधिक लौंग की खेती कहाँ की जाती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भारत का जो केरल राज्य है वहां पे लौंग की खेती सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? यहाँ पे कुछ सिंधु नदी की सहायक नदियां का नाम दिया हुआ है, उनमें से बताना है कि कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। हमारा ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है चिनाब, ऑप्शन सी है सतलज और ऑप्शन डी है रावी। तो दोस्तों देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो झेलम नदी है वह हिमालय से नहीं निकलती है, लेकिन यह सिंधु नदी का सहायक नदी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत की समुद्र तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो बताइए दोस्तों, जो समुद्र तटीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई लगभग कितनी है भारत की? ऑप्शन ए है 5100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है जो है 7500 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 9200 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 15200 किलोमीटर। तो दोस्तों देखिए, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये भी लगभग में ही है, यानी 7500 किलोमीटर लगभग भारत की समुद्र तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।